बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हम पहले तो ईवन कार्बन नंबर्स की पढ़ेंगे। ईवन कार्बन नंबर्स की ये ईवन कार्बन नंबर मॉलिक्यूल हम जो लेते हैं उसकी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। वैसे तो हम जनरली पढ़ रहे हैं लेकिन ईवन कार्बन नंबर के लिए है ये, ठीक हो गया। फिर अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये फैटी एसिड है और ये एसाइल कोएंजाइम्स ए बना है इससे। ये जो जगह है हमारे पास ये साइटोसोल में होती है रिएक्शंस, और ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक हो गया। साइटोसोल में मेन जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुई बीटा ऑक्सीडेशंस। ये जो हमारे पास साइटोसोल में हुई इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में कौन सा एंजाइम लगा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर कोई इतना मुश्किल एंजाइम्स नहीं है। असाइल कोएंजाइम्स ए बना है तो आपके पास क्या हुआ कि बना है ना असाइल कोएंजाइम्स ए सिंथेजो एंजाइम्स है, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट बना है उसके नाम पर। इसका दूसरा नाम है थायोकिनेज। तो इसका मतलब है यहाँ पर एटीपी या तो प्रोड्यूस हुए होंगे या यूज़ हुए होंगे। यहाँ पर एटीपी यूज़ हुए हैं, ठीक हो गया। ये एटीपी यूज़ हुए हैं, पीपीआई प्लस एएमपी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड है तो यहाँ पर कितने एटीपी आपके पास यूज़ हुए हैं। यहाँ पर 2 एटीपी यूज़ हुए हैं। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में 2 एटीपी यूज़ हुए हैं। वैसे तो 1 एटीपी है लेकिन ये जो पीपीआई है इसको कहते हैं पायरोफॉस्फेट, और ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नहीं है, ठीक हो गया। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है तो इसका मतलब है कि 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल गए हैं कि 2 एटीपी यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में कितने एटीपी यूज़ हुए हैं, 2 एटीपी। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो एंजाइम्स हैं और दूसरे एटीपीज़ हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड डायरेक्टली नहीं आ सकते, जिसकी वजह से इनको असाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया। फिर असाइल कोएंजाइम्स में तो फिर जब ये असाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ होता है, ठीक हो गया। तो कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे अगर वीडियो देखनी है तो हमने बनाई हुई है, ठीक हो गया। तो ये फिर असाइल कोएंजाइम्स ए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक हो गया। और हमारे पास बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड साइटोसोल में होती है। तो असाइल कोएंजाइम्स ए में फिर आपके पास कौन सा एंजाइम लगता है कि डेल्टा ट्रांस कोएंजाइम्स ए, तो यहाँ पर लगता है असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेजो, फिर से इसी एंजाइम्स के नाम से है, ठीक हो गया, डिहाइड्रोजिनेजो। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये क्या हुआ, फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है उसमें कौन सा एंजाइम आता है, फिर इनोइल कोएंजाइम्स ए हेड्राटेजो, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो हमारे पास है बीटा हाइड्रोक्सी साइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेजो, और यहाँ पर हमारे पास एंजाइम्स है थायोलेजो, ठीक हो गया। तो ये इसके एंजाइम्स हैं, सबके नाम आ गए, सिर्फ कीटो नहीं है, बाकी हाइड्रोक्सी के नाम पर भी है, इनोइल के नाम भी है और असाइल के नाम पर 2 हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि हमने एंजाइम्स के नाम लिख लिए, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एटीपी तो हमने यूज़ हो गए, ठीक हो गया। अब NADH और FADH2 कहाँ पर लगता है या नहीं लगता, जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज होगा वहाँ पर वो लगेंगे, वो इनका एक रूल है। तो असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि यहाँ पर FAD अटैच है, यूज़ होता है, प्रोड्यूस होता है FADH2, यहाँ पर FADH2 प्रोड्यूस होता है। इस एंजाइम्स का नाम रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। और फिर दूसरा आपके पास क्या है कि डिहाइड्रोक्सी कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर आपके पास NADH+H
आपके पास, तो यहाँ पर NADH हुआ और यहाँ पर FADH2 हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थायोलेज क्यों इंपॉर्टेंट है कि बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम से असाइल कोएंजाइम्स और एसिटाइल कोएंजाइम्स, ये भी 2 कार्बन पे का मॉलिक्यूल है और ये भी 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये याद रखना, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास इवन नहीं होता तो लास्ट में इस तरह होता कि ये 3 का होता, ये 2 का होता, तो फिर प्रॉब्लम्स होती। ठीक, तो ये इवन है। अगर 8 होता तो फिर 3 और 2 के आते लास्ट में। ठीक, तो इस वजह से तो हमारे पास ये था। तो इसमें ये हमने एंजाइम्स के नाम लिखे कि एंजाइम्स के नाम किस तरह दिए गए हैं। फिर हमने ये किया कि ATP और NADH2 और FADH2 किस तरह लगाने हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब हमने क्या करना है हमारे पास कि एंजाइम्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। फर्स्ट एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंजाइम्स, ये था MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अब इस एंजाइम्स में ये पूछ लेता है कि यहाँ पर FADH2 या NADH प्रोड्यूस हुए तो एंजाइम्स का नाम बताओ, तो ये एंजाइम्स है असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज। और फिर हमारे पास दूसरा एंजाइम्स का नाम भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर NADH प्रोड्यूस हुआ है। थायोलेज का क्यों कि बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम्स ए से पूछता है कि क्या बना है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, इससे क्या बनता है तो ये पूछ लेता है, तो फिर आपको पता हो कि ये 2 चीज़ें बनती हैं। ठीक हो गया, क्योंकि बाज़ रिएक्शन जो होते हैं जिसमें 8 होते हैं तो वहाँ पर प्रोपेनाइल कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होता है ए, और प्लस एसिटाइल कोएंजाइम्स ए या एसाइल कोएंजाइम्स ए, तो वहाँ पर प्रोपेनाइल भी बन रहा होता है, तो इस वजह से। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर हो गया। ये अब हो गया, तो इसके साथ फिर कौन सी चीज़ है कि इसको याद कैसे रखना है। ठीक हो गया, एक फार्मूला है KHT। ठीक हो गया, KHT। वैसे तो सिंथेसिस में पहले के आता है यानी कि कीटो आता है, फिर आपके पास हाइड्रोक्सी आता है और फिर ट्रांस आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले T आता है, फिर H आता है, फिर के आता है, यानी ट्रांस, हाइड्रोक्सी और कीटो। ये आप याद कर लें तो बाकी तो कितना मुश्किल नहीं है याद रखना, क्योंकि फैटी एसिड और असाइल, तो ये फार्मूला है याद करने के लिए। ठीक हो गया, ये आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड थी। बहुत ही आसान है, इजी है, बस इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है और कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को देखना है, उससे भी MCQs आते हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पे ये एक छोटा सा डिस्कशन थी। और अगर हमारे पास 8 नंबर कार्बन नंबर होंगे, 8 कार्बन नंबर, ठीक हो गया, तो फिर आपके पास इस तरह असाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम्स नहीं बनेगा, बल्कि आपके पास असाइल कोएंजाइम्स ए बनेगा और प्रोपोनोलाइल कोएंजाइम्स ए बनेगा। ठीक हो गया, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए में, और ये फिर TCA साइकिल में चला जाता है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर ये भी इस पर भी एक लेक्चर है मेरा कि प्रोपेनाइल कोएंजाइम सक्सिडाइल कोएंजाइम्स में चला जाता है, तो फिर इससे कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि एंजाइम्स कौन से यूज़ होते हैं, फिर अगर एंजाइम्स की डिफिशिएंसी हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस पर भी एक लेक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, और याद रखना इंपॉर्टेंट हमारे पास कि यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स में कितने ATP हुए, तो ये एक स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। दूसरा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हुई है। ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। और फिर नेक्स्ट जो था वहाँ पर ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुई है, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पर हाइड्रेशन हुई है और यहाँ पर क्लीवेज हुई है। तो यहाँ पर क्या हुई है, क्लीवेज, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।